नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज से। पहली बड़ी खबर आ रही है, संजीव जीवा हत्याकांड की जांच करेगी एसआईटी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी के आदेश पर एसआईटी का गठन होगा। 1 हफ्ते में जांच पूरी करने के निर्देश। यह इस वक्त की पहली बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी खबर, कोर्ट परिसर में मर्डर के बाद यूपी डीजीपी का आदेश, सभी जिला कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाने का आदेश, मेटल डिटेक्टर जैसे उपकरण लगाए जाएं, डीजीपी ने कहा। एक और बड़ी खबर आ रही है, खरीफ फसलों में एमएसपी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। मूंग दाल की एमएसपी सबसे ज्यादा 10.4% बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 9 साल में किसानों के हित के लिए कई फैसले लिए हैं। एक और बड़ी खबर, खेल मंत्री और पहलवानों में 6 घंटे हुई बातचीत। सरकार पहलवानों में कुछ मुद्दों पर बनी सहमति। आंदोलन 15 जून तक के लिए स्थगित, साक्षी मलिक ने कहा। एक और बड़ी खबर आ रही है कि तीसरे दिन भी वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की बैठक हुई है। चुनावी तैयारियों, संगठन में बदलाव पर चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे मौजूद। छठी ब्रेकिंग न्यूज है, पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक। राहुल समेत विपक्ष के कई नेता रहेंगे मौजूद। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने दी जानकारी। सातवीं बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा ने लिखी चिट्ठी। पति मनीष सिसोदिया से मुलाकात के बाद लिखा लेटर, लिखा साजिशों के सामने ईमानदार राजनीति जीतेगी। और 8वीं बड़ी खबर आ रही है, मणिपुर में हथियारों की बरामदगी जारी है। 24 घंटे में 318 से ज्यादा गोला बारूद बरामद। अब तक कुल 11,000 से ज्यादा गोला बारूद को बरामद किया जा चुका है। और आखिरी ब्रेकिंग न्यूज अभी इस वक्त की जो है, अगले 5 सालों में भारत में होंगे 200 एयरपोर्ट। 1400 अतिरिक्त विमानों का ऑर्डर करेगी कंपनियां। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी। लेकिन अब शो की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज हमारे कर्टन रेजर में क्या क्या है। पहली बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में आज एक गैंगस्टर की हत्या वैसे ही हुई जैसी अतीक अहमद की हुई थी। तो क्या ऐसी हत्याएं संयोग है या प्रयोग, जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी खबर, औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र को कौन सुलगा रहा है। 2 शहरों में मचे हंगामे की इनसाइड स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए। तीसरी खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर है, दमोह में एक स्कूल में नफरत की पाठशाला चलाई जा रही थी। कौन कर रहा था मासूमों का ब्रेन वॉश, आज आपको दिखाएंगे। चौथी खबर, मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क उठी है। जो लोग वहां से भागकर दिल्ली आए हैं, पहली बार आप उनका दर्द कैमरे पर देखेंगे। 5वीं खबर, प्रधानमंत्री मोदी के गांव वडनगर से खुलेगा महाभारत काल का राज। वडनगर की चर्चा दुनिया में क्यों हो रही है, आपको हम बताएंगे। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर, बल्कि पहली फिक्र जो है, फिक्र आपकी की शुरुआत में सबसे बड़ी और पहली सबसे बड़ी फिक्र जो है वो यूपी पुलिस की है। खुद को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताने वाली यूपी पुलिस की आंखों के सामने गैंग वॉर हो रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज वही हुआ जो 15 अप्रैल को प्रयागराज में यूपी पुलिस की कस्टडी में अतीक अहमद के साथ हुआ था। यूपी पुलिस की कस्टडी में एक बार फिर से एक गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मुख्तार अंसारी के शूटर रहे संजीव जीवा को लखनऊ कोर्ट परिसर में पुलिस की घेराबंदी के बीच गोली मार दी गई। संजीव को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। हत्यारा विजय यादव वकील की ड्रेस में कोर्ट रूम के बाहर मौजूद था। उसने पास जाकर संजीव जीवा पर करीब 8 राउंड फायरिंग की। अतीक मर्डर की तरह यूपी पुलिस जो थी वो क्या कर रही थी, तमाशबीन बनी हुई थी। वक्त शाम के करीब 4:30 बजे। जगह लखनऊ का वजीरगंज थाना क्षेत्र। चौकी बता दो, चौकी बता दो, फटक से। दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में शूट आउट, ताबड़तोड़ गोलीबारी से सनसनी। गाड़ी बुलाओ यार, जिंदा चलिए यार। पुलिस कस्टडी में अदालत में पेश किए गए पश्चिमी यूपी के माफिया संजीव जीवा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। चौकी बता दो, चौकी फटक से। मौके पर मौजूद एक बच्ची गोली लगने से घायल हो गई। एक महिला भी गोली लगने से घायल हुई। पुलिसकर्मी उसे तुरंत स्ट्रेचर पर लादकर ट्रॉमा सेंटर की ओर भागे। इस हत्याकांड में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ, उसके दाएं पैर में गोली लगी। पकड़ के उसको पुलिस के हवाले किया है। पुलिस उसको ले जा चुकी है यहाँ से और लगातार हम आपको दिखा दें, एक आरोपी है फिलहाल जो अभी पकड़ में आया है।
पता चला कि हमलावर वकील की ड्रेस पहनकर कोर्ट परिसर में दाखिल हुआ था। कत्ल करने के बाद उसने भागने की कोशिश भी नहीं की। वकीलों ने उसे वहीं पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जो पेशी पर आया था उसको गोली लगी है, गोली लगी है। जिसको मारा गया है अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है। हम पुलिस वाला अंदर कैसे चली गई भाई? बुलवा लीजिए जरा, बहुत बड़ी घटना, सीपी साहब को बुलवा लीजिए। इसके बाद हंगामे का दौर शुरू हुआ। इस हत्याकांड से नाराज वकील वहीं धरने पर बैठ गए। प्रशासन के खिलाफ देर तक नारेबाजी होती रही। पुलिस की प्रशासन की जिम्मेदारी है, कोई भी अपराधी हो न्याय के मंदिर में उसको दोषी करार किया जाएगा, वो है। अगर हर आदमी खुद इंसाफ करने लगेगा तो प्रशासन से आम आदमी और अधिवक्ताओं का विश्वास उठना उठ जाएगा। वकीलों का ये गुस्सा पूरी तरह सही है। यूपी की पुलिस पर जायज सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब उसकी कस्टडी में रहते हुए अपराधी की हत्या हो जाती है, हमलावर बेखौफ होकर दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे देता है। कानून का और खाकी वर्दी का उसे कोई खौफ नहीं है, तो फिर आम जनता की सुरक्षा राम भरोसे ही मानी जाएगी। आपको बताते हैं कि संजीव जीवा कौन था। जीवा उसका उपनाम था, असल नाम था संजीव महेश्वरी। पश्चिमी यूपी में उसका दबदबा था, मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। उसकी पहचान कभी कंपाउंडर के तौर पर थी। 90 के दशक में उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। जिस दवाखाने में वो कंपाउंडर था, उसी के संचालक की किडनैपिंग की। इस घटना के बाद उसने कोलकाता के कारोबारी के बेटे का अपहरण किया और फिर 2 करोड़ की फिरौती मांगी। इसके बाद हरिद्वार की नाजिम गैंग में शामिल हुआ। 10 फरवरी 1997 को भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में वो मुख्य अभियुक्त था। इस केस में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। थोड़े दिनों बाद वो मुन्ना बजरंगी गैंग में शामिल हो गया। इसी कड़ी में उसका संपर्क माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से हुआ। गैंगस्टर जीवा मुख्तार अंसारी का करीबी बन गया। वो मुख्तार का सबसे खास शूटर था। मुख्तार को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था। कहते हैं कि उसके लिए हथियार जुटाने का काम जीवा ही देखता था। संजीव जीवा का नाम साल 2005 में हुए कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी सामने आया था। हालांकि कुछ सालों बाद मुख्तार और जीवा दोनों को कोर्ट ने बरी कर दिया था। जीवा कितना बड़ा अपराधी था, इसे आप ऐसे समझिए कि साल 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित और गोल्डी हत्याकांड में भी उसका नाम आया। उस पर यूपी के अलग अलग शहरों में 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और अभी वो लखनऊ जेल में बंद था। संजीव जीवा के हत्यारे की पहचान हो चुकी है। उसका नाम है विजय यादव। आरोपी विजय जौनपुर का रहने वाला। पुलिस उसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इस बीच योगी सरकार ने संजीव हत्याकांड केस की जांच एसआईटी से करवाने का फैसला किया है। विजय यादव ने कोर्ट में जब संजीव जीवा पर गोली चलाई तो उसमें एक पुलिस वाला और एक बच्ची मामूली रूप से घायल हो गए। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने उस पुलिस वाले से पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। कि जब गोलीकांड हुआ तो क्या हुआ था उस समय? अचानक हुआ है, कुछ मालूम नहीं, अचानक हुआ है। तो कितने लोग थे? कौन? जिन्होंने गोली मारी वो कितने लोग थे? एक थे, वकील की ड्रेस में थे। हाँ। कोई जा नहीं पाया। वहाँ बहुत आते जाते रहते हैं वकील लोग, कोई भाप नहीं पाया। कोर्ट में सिक्योरिटी में थे कि संजीव जीवा के साथ थे आप? जीवा के साथ में थे। जीवा के साथ में आप थे, तो वो अचानक से आए और गोली मारने लगे? वो अचानक। हाँ, फिर क्या हुआ? अचानक मारने लगे। हम लोग बचाव करने में हम लोग को मार दिया है। हाँ। तो उसने पुलिस वालों पे भी गोली चलाई? हाँ। मुश्किल से 20 या 30 सेकंड में 5 या 6 बार अचानक बोला है। इतना अचानक था सब। हमलावर विजय यादव को पकड़ने के बाद वकीलों ने उसकी पिटाई कर दी। फिर हत्या की वजह पूछी तो उसने सिर्फ इतना बोला कि वो संजीव जीवा को मारने आया था और उसने मार दिया। पुलिस को अब तक जीवा और हमलावर विजय यादव का सीधा कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन उसके पिता का बयान हमारे पास है। आपको सुनाते हैं विजय के पिता ने क्या कहा। ये पहले बम्बई में रहता था, टाटा कंपनी में काम करता था। वहाँ से आने के बाद यहाँ 1.5 महीना घर पे था। घर से आने के बाद तो ये मई में शादी पड़ा, 10 मई को हमारे साले के लड़के की शादी में था। 11 मई को तो यहाँ से लखनऊ निकल गए। वहाँ से वो फ़ोन किया, वो बोलता हम काम का तलाश कर लिया हूँ, ये जो पाइप वाला काम है, जल पाइप वाला, इसी में काम करता हूँ। क्योंकि हमको टाटा में बराबर पगार नहीं मिलता था, तो उतने हमको इधर ही मिल रहा है, तो इधर ही रहेंगे।
इसके बाद फिर उससे संपर्क नहीं हुआ। हत्या के फौरन बाद एडीजी पीयूष मोडिया घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से शूटआउट के बारे में बताया। आज लगभग 3:30 बजे यहाँ लखनऊ में जो कोर्ट है उसके बाहर SC/ST कोर्ट के बाहर लाइन में ये आरोपी भी खड़े थे, साथ में पुलिस फोर्स भी मौजूद थी, मगर सफ़ेद शर्ट, काली पैंट, काला कोट पहने हुए वकील के रूप में एक व्यक्ति द्वारा अचानक पीछे में गोली मारी गई और तुरंत पुलिस द्वारा उसको पकड़ा भी गया, कस्टडी में लिया गया। ये भी कहा जा रहा था कि जो आरोपी था संजीव उर्फ जीवा, उसको बुलेट प्रूफ जैकेट में लाया जाता था हमेशा, इस बार नहीं लाया गया। इसमें कितनी सच्चाई है, एग्जैक्ट क्या है? ये बात आप ही लोगों द्वारा मुझे बताई गई है, ऐसा नहीं है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगातार ट्रायल हो, इस प्रकार के निर्देश थे जो कि हो रही थी। हाँ, हमारे द्वारा ही चीजें बताई जा रही हैं। आपको कुछ पहले से पता होता तो शायद एनकाउंटर नहीं होता या इस तरीके से चीजें नहीं होती। पहले पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ और अब पुलिस कस्टडी में कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की हत्या। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जीवा शूटआउट और अतीक अशरफ हत्याकांड की कुछ कड़ियां भी जुड़ी हुई हैं। ध्यान से देखिएगा यहां पर बिग वॉल में क्या क्या हुआ है। यूपी पुलिस पर सवाल क्यों है, इसमें इत्तेफाक भी बड़े इत्तेफाकन हो रहे हैं। जीवा शूटआउट, पुलिस कस्टडी में रहते हुए मर्डर हुआ, यहां पर भी पुलिस कस्टडी में रहते हुए मर्डर हुआ। मैं बीच में खड़ा हो जाता हूं, तब आप दोनों को कंपेयर करिएगा। नेक्स्ट चेंज करिए। वकील के वेश में हमलावर आए, यहां पर पत्रकार के वेश में हत्यारे आए। मॉडस ऑपरेंडी लगभग एक जैसी है। नेक्स्ट दिखाइए। कोर्ट परिसर में पेशी के वक्त फायरिंग होती है, कोर्ट परिसर में। अब यहां पर क्या है, मेडिकल के लिए ले जाते वक्त कत्ल होता है। नेक्स्ट दिखाइए जरा। पत्नी ने जताई थी आशंका पहले ही, यहां पर भी अशरफ की पत्नी को शक था। यह बड़ा अजीब सा संयोग है और इन दोनों में एक और कंपैरिजन है। हत्यारों का कोई भी ट्रेल नहीं दिखाई दे रहा है, यानी वो चेन जो है वो एकदम गायब हो जाती है। ये एकाएक प्रकट होते हैं। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं है उसमें क्लैरिटी नहीं होती है। मर्डर करते हैं और फिर लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, इनका तो कोई ट्रैक ही नहीं था। दोनों में एक और सिमिलैरिटी है। जाहिर है ये मामला भी उतना ही संगीन है जितना अतीक अशरफ हत्याकांड, लिहाजा लखनऊ के सियासी गलियारे में इस पर तुरंत राजनीति शुरू हो गई है। सरकार हमलावर को सख्त से सख्त सजा देने का भरोसा दिलाती रही। विपक्ष राज्य में चरमराई कानून व्यवस्था का आरोप लगाकर हमला करता रहा। हो सकता है जानबूझकर के खुली छूट दी हो कि जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। हत्या करेगा उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। सवाल खड़ा ये होता है इसको लेकर अभी तक पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि एक मैसेज ये जा रहा है कि पुलिस की कस्टडी में सुरक्षा नहीं है और मैसेज ये भी जा रहा है कि पुलिस खुद भी महफूज नहीं है। हालांकि इन दोनों केसेस में ऐसे इत्तेफाक हुए कि पुलिस को किसी ने नहीं छुआ। वैसे संजीव जीवा की हत्या से आज अगर सबसे ज्यादा कोई डरा और सहमा होगा तो वो है बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इससे पहले जुलाई 2018 को उसके एक और खास गुर्गे का मर्डर हो चुका है, वो भी बागपत जेल के अंदर, जिसका नाम था मुन्ना बजरंगी। वो भी मुख्तार का शूटर था। उस पर 40 हत्याओं, लूट, रंगदारी की घटनाओं में शामिल होने के केस दर्ज थे और मुख्तार के कहने पर उसने कई सियासी हत्याओं को भी अंजाम दिया था। लेकिन अब देश में कुछ जगह बिगड़ते या बदलते माहौल के बारे में खबर। चेंज करिए इसको। यहां पर बार बार सुलग रहा है महाराष्ट्र। क्या वजह? महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं जहां पर औरंगजेब के नाम पर जबरदस्त हंगामा हुआ। सवाल है औरंगजेब की मौत के 316 बरस बाद, 316 बरस बाद उसके नाम पर विरोध प्रदर्शन क्यों? क्या इसीलिए क्योंकि एक वर्ग औरंगजेब को क्रूर शासक और हिंदू विरोधी मानता है? क्या इस वैचारिक विरोध के लिए 3 सदी के बाद वर्तमान को तनावपूर्ण बनाना और नफरत का माहौल पैदा करना जरूरी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के कोल्हापुर की जो तस्वीर सामने आई है वो सोचने पर यह मजबूर करती है।
सुबह 10 बजे हिंदू संगठनों के हजारों कार्यकर्ता शिवाजी महाराज चौक पर जमा हुए। बीच सड़क हंगामा किया, धार्मिक झंडे लहराए, नारेबाजी की, जिसके बाद दो गुटों में हिंसक झड़प हुई, वाहन तोड़े गए, पत्थरबाजी हुई, उपद्रवियों पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, कई घायल हो गए। इस बवाल के पीछे का कारण यह था कि मंगलवार को यहां 3 नाबालिग युवकों ने औरंगजेब की तारीफ करने वाले और 2 समुदायों के बीच विवाद कराने वाला एक व्हाट्सएप स्टेटस डाला था, जो तेजी से वायरल हुआ। इसी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने बंद बुलाया था। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आज उन्होंने कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था और वो एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। उनसे भी बात करने के बाद उनका आंदोलन जब खत्म हुआ और लोग वापस जाने लगे, तो वापस कल की तरह ही कुछ मिसक्रिएंट्स ने स्टोन पेल्टिंग की है, तो उनके आगे भी अब लीगल एक्शन अब इनिशिएट की है। इन लोगों को अब यहाँ से निकालने के लिए पुलिस ने भी एक्शन मोड पे आकर पुलिस ने भी इन सभी कार्यकर्ताओं को अब यहाँ से हटा दिया है और छत्रपति शिवाजी महाराज चौक हो या महानगर पालिका चौक हो, अभी यहाँ पे तनावपूर्ण शांतता देखने को मिल रही है। हैरानी सबसे ज्यादा इस बात की थी कि पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ एक दिन पहले ही कड़े एक्शन ले चुकी थी। 2 एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ 5 लोगों को हिरासत में लिया था। सभी आरोपियों के मोबाइल जब्त किए थे। औरंगजेब वाला स्टेटस भी डिलीट किया जा चुका था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से असली गुनहगारों तक पहुंचने की कोशिश हो रही थी। बावजूद इसके ये हिंसक प्रदर्शन हुआ तो फिक्र बढ़ी कि पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा क्यों नहीं किया गया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट कैसे पूरे शहर का माहौल बिगाड़ देती है, कैसे हिंसा भड़क जाती है, कोल्हापुर का कोहराम इसका उदाहरण है। लेकिन फिक्र इस बात की है कि औरंगजेब को लेकर हंगामा एक शहर तक सीमित नहीं है। कोल्हापुर से पहले हंगामा अहमदनगर में भी हुआ था। पिछले रविवार को यहां भी तनाव पैदा करने की कोशिश हुई थी। उर्स के मौके पर एक जुलूस निकाला गया था। इसी जुलूस में कुछ युवकों ने औरंगजेब के पोस्टर लहराए थे। बाद में जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसीलिए महाराष्ट्र को लेकर यह जानना जरूरी है कि क्या यह संयोग है या कोई खतरनाक प्रयोग है। औरंगजेब पर फसाद वाली जो कहानी अहमदनगर से शुरू हुई, वो चिंगारी बनकर कोल्हापुर तक कैसे पहुंच गई? एक्सक्यूज मी। दोनों ही शहरों में औरंगजेब को हीरो बताने की कोशिश क्यों की गई? औरंगजेब के नाम पर 3 दिन के भीतर 2 शहरों में संग्राम क्यों हुआ? राज्य की शांति के लिए जरूरी है कि इन सवालों के जवाब तलाशे जाएं। यह काम उन्हें ही करना होगा जो सत्ता पर काबिज हैं, जो यहां विपक्ष के नेता हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि कुर्सी पर बैठे कुछ लोग माहौल ठंडा करने के बजाय सियासी रोटियां सेकने लगते हैं। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो घटना हुई है वो दुर्दैवी घटना है जिसमें पुलिस जांच कर रही है। नहीं, समझो किसी का पोस्टर कुछ दिखाया या बताया, इसलिए लोग में हमला करना, एजिटेशन करना, इसकी कोई आवश्यकता है? अचानक इतने औरंगजेब की औलादें कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो ये करने की कोशिश कर रहा है। आता अलीकडे साधारण गेल्या 7 ते 8 महिन्यामध्ये या घटना वारंवार महाराष्ट्रात घडत आहेत। या मागे कोणतं षडयंत्र आहे? छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में अगर आप औरंगजेब का फोटो का स्टेटस रख रहे हो, औरंगजेब को अगर बड़ा कर रहे हो, तो ये सारी चीजें महाराष्ट्र में हम लोग सहन करेंगे नहीं। तो इनको ठीक कैसा करना है
उसकी सारी दवाई हमारे पास है। महाराष्ट्र को औरंगजेब के नाम पर सुलगाने की कोशिश हो रही है तो मध्य प्रदेश की एक पाठशाला में मजहबी एजेंडे के तहत बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले दिखाया कि मध्य प्रदेश में दमोह के गंगा जमुना स्कूल में शिक्षा के नाम पर बच्चों को जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा था। TV9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है, कैसे यह हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। लेकिन इस विवाद की शुरुआत एक पोस्टर से हुई थी जो अब छात्रों के हिजाब वाले वीडियो, टीचर्स के धर्म परिवर्तन और स्कूल की दीवारों पर लिखे इस्लामिक संदेशों से होते हुए बच्चों की नमाज पढ़ने और जाकिर नाइक तक जा पहुंचा है। छात्रों को जबरन नमाज पढ़ने पर मजबूर किया गया। स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू छात्र श्लोक नहीं जानते, लेकिन नमाज के बोल उनको याद थे। हमने पूरे विवाद को समझने के लिए एक रील तैयार की है। पहले आप ये रील देखिए, इसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे इस मामले में प्रशासन की नाकामी सामने आई है। I would like to call 10 class 4 girls for song Terumiki. And girls are Alima, Palak, Aisha, Sardia. नमाज पढ़ने लगे थे आप घर पर? यस सर। कैसे पढ़ते हैं और क्या बोलते थे उसमें आप? अल्लाहु अकबर, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। छात्र छात्राएं थी, उन्हें कुरान पढ़ने के लिए कहा जाता था। उन्हें दूसरी तरफ आप देखिए कि उर्दू पढ़ने के लिए कहा जाता था। और सबसे बड़ी बात जो छात्रों ने कही कि उर्दू नहीं पढ़ने पर या ठीक से नहीं बोलने पर उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो लोग हिजाब पहन अंदर जाने देते थे वरना जाने नहीं देते थे। घर में जो उर्दू पढ़ता रहता था तो हम लोग बोलते थे क्या पढ़ते, कहते कि मतलब टीचर जी ने होमवर्क दिया, वो होमवर्क याद कर रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। हम मुसलमानी प्रार्थना करवाते थे, वो हम लोगों से नहीं बनती थी, इसलिए हम लोग नहीं गाते थे, लेकिन वो लोग फिर मारते थे। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हूँ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत। सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। स्टाफ की लिस्ट निकाली तो उसमें देखा कि जो उनकी प्रिंसिपल हैं वो अफसर शेख लिखा हुआ है और उनके जो पिता का नाम है वो श्रीवास्तव दिया हुआ था। उनकी पूर्व की जाति श्रीवास्तव है। ऐसे ही एक शिक्षिका थी, उनका नाम था तबस्सुम, तो जो पहले जैन थी। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता शुभम गुप्ता ने सबसे पहले ये स्टोरी ब्रेक की और वो लगातार इसमें खुलासे कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर उन्होंने अपनी पड़ताल में पाया कि जिस जगह पर यह स्कूल है उसके पास ही एक मस्जिद है और स्कूल में जाने का एक रास्ता मस्जिद से होकर गुजरता है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये रास्ता मस्जिद से होते हुए स्कूल में दाखिल होता है। तो क्या स्कूल में पढ़ाए जा रहे मजहबी पाठ और मस्जिद के बीच कोई कनेक्शन है? दमोह का जो गंगा जमुना स्कूल है उसी के पास में ये मस्जिद भी बना हुआ है और यहीं से अब स्कूल के अंदर जाने का रास्ता भी जाता है। दरअसल जो चीज़ें निकल कर आ रही है कि उसमें कई उर्दू चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई थी और इदरिस खान की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी चीज़ें जो है वो कही जा रही थी। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सीधे इस मस्जिद के अंदर से होके हुए जाता है और जो तालीम दी जा रही थी, इस्लामिक तालीम दी जा रही थी, इसी को लेकर सबसे बड़ा विवाद है। आखिरकार कन्वर्टेड टीचर्स को ही क्यों रखा जाता था जो पहले हिंदू थी, बाद में जिन्होंने धर्म बदल कर मुस्लिम धर्म। जो कलेक्टर हैं वो भी संदेह के घेरे में है, उसको लेकर भी बात की जा रही है कि अगर पहले से कलेक्टर को ये सारी की सारी चीज़ें पता थी तो फिर उन्होंने
समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। इस पूरी घटना को लेकर स्कूल पर तो सवाल है ही, लेकिन कुछ सवाल प्रशासन से भी पूछे जाने जरूरी है। सवाल है कि स्कूल 2010 से चल रहा था तो अब तक प्रशासन को इस बारे में पता क्यों नहीं चला। 2021 में स्कूल के खिलाफ शिकायत की गई तो उसे नजरअंदाज क्यों किया गया। हिजाब वाले पोस्टर के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो डीईओ ने स्कूल को क्लीन चिट कैसे दे दी। स्कूल के तार अब जाकिर नाइक से भी जुड़ रहे हैं और सरकार पीएफआई समेत टेरर फंडिंग के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। TV9 भारतवर्ष के पास 14 सितंबर 2021 को स्कूल के खिलाफ शिकायत की कॉपी है। एक हिंदू संगठन ने कलेक्टर से स्कूल के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि स्कूल अभिभावकों को दाखिले के लिए कम फीस का ऑफर देता है। सवाल ये कि कम फीस का ऑफर क्यों? 2 साल पहले दर्ज शिकायत पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब जब इस मामले का पर्दाफाश हुआ तो प्रशासन की नाकामी से पर्दा उठा। अब हर दिन इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं और स्कूल संचालक का जाकिर नाइक से कनेक्शन होने के आरोप लग रहे हैं। पूर्व में जब ये हज यात्रा पे गए थे, करीबन जब ये स्कूल खुला था उस समय और उसके पहले, क्योंकि ये जाते ही रहते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं हज यात्रा से आने के बाद जाकिर नाइक जब भारत में बैन नहीं था उस समय और उसके पहले भी जाकिर नाइक की पोस्टों को ये शेयर करते थे। जो भी पोस्ट बोर्ड डालता था ये शेयर करते थे। तो भाई कहीं ना कहीं इनका लिंक तो है वहां तक। इधर TV9 के खुलासे के बाद शिवराज सरकार एक्शन में है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। मैंने जांच के निर्देश दिए हैं, उच्च स्तरीय जांच होगी, हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। मेरी जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, जो सच है उसके आधार पर कार्रवाई। सवाल इस बात का है, जब 18 वर्ष से हो रहा है और सरकार ये नहीं जान पा रही तो हम तो सरकार पूरी तरह से दोषी है। मेरा तो साफ आरोप है, अगर इस तरह की गतिविधियां चल रही थी तो सरकार के इशारे पे चल रही हैं। राजनीति से अलग पूरे केस की जांच जरूरी है, जिससे सब साफ हो जाए। इस मामले में TV9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद शिवराज सरकार एक्शन में आई है और सीएम के निर्देश के बाद स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आईपीसी और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी के मुताबिक जांच के बाद आरोपियों की संख्या और धाराएं बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ स्कूल के प्रबंधक हाजी मोहम्मद इदरीश का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने घटना पर खेद व्यक्त किया। बयानों के अवलोकन के बाद ये पाया गया कि उसमें जो है भारतीय दंड विधान की धारा 295A, 506 आईपीसी और 75 एंड 87 JJ एक्ट का मामला बनता है, जिसमें पाए जाने पर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा उक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इस संबंध में एक हाई पावर कमेटी बनी हुई है, वो इसकी जांच करेगी कि इस संदर्भ में क्या क्या मैटर है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। हमारी सोसाइटी ने जो है एक रेजुलेशन पास किया है कि इसमें अब स्कार्फ के साथ साथ दुपट्टे को भी जो है स्वेच्छापूर्वक जो बच्चे चाहते हैं दुपट्टा पहने या स्कार्फ जो भी लगाना चाहेंगे रखा है। और अब देखते हैं टॉप 9। लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को और मजबूत करने में जुटे बीजेपी अध्यक्ष मिशन 2024 को लेकर जेपी नड्डा ने नोएडा में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ की टिफिन पर चर्चा। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर लखनऊ में अखिलेश यादव से की मुलाकात। अखिलेश यादव ने केंद्र के खिलाफ केजरीवाल को समर्थन देने की कही थी बात। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। 12 जून से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी प्रचार की शुरुआत। जबलपुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच कुछ मुद्दों पर बनी सहमति। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता महावीर सिंह फोगाट ने कहा, सोई हुई सरकार जाग गई तो अच्छा है, हम भी चाहते हैं कि समाधान हो, निष्पक्ष हो। खरीफ फसलों में एमएसपी बढ़ोतरी के बाद पीएम मोदी का ट्वीट। पीएम ने कहा, खरीफ एमएसपी बढ़ने से अन्नदाताओं को मिलेगा उपज का सही दाम। फसलों में विविधता लाने के प्रयासों को भी मिलेगा बल। मनीष सिसोदिया को यादगार मंच पर भावुक हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहा, मनीष को इसलिए जेल में डाला क्योंकि वे अच्छे स्कूल बना रहे थे।
ओडिशा के बालासोर में दुर्घटनाग्रस्त हुई कोरोमंडल ट्रेन एक बार फिर पटरी पर लौटी। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन अपने पूर्व निर्धारित वक्त पर शालीमार से हुई रवाना। ट्रेन के रूट और समय में कोई बदलाव नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल नगर निकायों की भर्ती में गड़बड़ी का मामला। सीबीआई ने राज्य में 14 ठिकानों पर की छापेमारी। राज्य शहरी विकास विभाग के दफ्तर पर भी मारा छापा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सोशल मीडिया पर धर्म बदलकर महिला को फांसने का मामला आया सामने। परिवार ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। आरोपी युवक पर लव जिहाद का लगाया आरोप। आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। और अब एक बहुत चिंताजनक खबर। ये खबर मणिपुर से, जहां एक बार फिर हिंसा का सिलसिला शुरू हो चुका है। मणिपुर में हिंसा का जो नाम है वो हिंसा जो है वो थम नहीं रही है। पिछले 48 घंटे में राज्य में गोलीबारी, आगजनी और उपद्रव फिर से बेकाबू है। कई जिलों में कर्फ्यू के बावजूद हिंसा भड़क गई है। काकचिंग इलाके में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी हुई। कई जवान जो है वो जख्मी हो चुके हैं। सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब सेरी की हिंसा में जख्मी बीएसएफ जवान रंजीत यादव समेत 3 जवान जो है वो शहीद हो गए। शहीद होने वाले 3 जवानों में 2 असम राइफल्स के हैं। गंभीर रूप से जख्मी तीनों जवानों की मौत इलाज के दौरान हुई है। उपद्रवियों और दंगाइयों ने हद तो तब पार कर दी जब बच्चे और महिलाओं को भी नहीं बख्शा है। भीड़ ने मां बेटे के साथ 3 लोगों को एम्बुलेंस में जिंदा जला दिया। गोलीबारी के दौरान 7 साल के तोसिंग को सिर में गोली लगी थी। मां और अपने बेटे को एक रिश्तेदार के साथ इलाज के लिए अस्पताल ले जा रही थी। रास्ते में ही करीब 2000 लोगों की भीड़ ने हमला कर और गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक बाद में राख में सिर्फ हड्डियां मिली। घटना रविवार की है और इम्फाल के इरोई सेम्बा इलाके की है। इसकी पूरी डिटेल 2 दिन बाद आज सामने आई है। राज्य सरकार की माने तो हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। तनाव कम करने की कोशिश हो रही है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है। राज्य में इंटरनेट बंद को 10 जून तक और बढ़ा दिया गया है। 3 मई से जारी हिंसा में अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है। 310 घायल हैं। वहीं हिंसा से 11 जिले प्रभावित हुए हैं। कई जिलों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। 37,000 से ज्यादा लोग राहत शिविर में भेजे गए हैं। लेकिन इस हिंसा की वजह से हजारों लोगों का पलायन मणिपुर से दूसरे राज्यों में हुआ है। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो जान बचाकर राजधानी इंफाल से 2400 किलोमीटर दूर दिल्ली के राहत शिविर में शरण ले चुके हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम ने आज दिल्ली के उस राहत शिविर का हाल जाना, जहां लोगों के पास अब ना पैसे हैं और ना घर लौटने की उम्मीद। शेल्टर होम में कैसे कट रही है उनकी जिंदगी, ये रिपोर्ट देखें। मेरा 2 बेटा है और मेरा हस्बैंड मणिपुर में है अभी। छोटे बेटे को सीने से लगाए अपना दर्द बयां कर रही ये है वहबोई। ये जो कह रही हैं वो दर्दनाक कहानी का महज एक हिस्सा है। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो कलेजा चाक हो उठेगा। इन्फाल में जब गोलियां चल रही थी, वहबोई कलेजे में पत्थर रखकर पति को मणिपुर में छोड़कर पूरी जिंदगी की कमाई टिकट में लगाकर जैसे तैसे अपने दोनों बेटों के साथ दिल्ली आ गई। अब दिल्ली के ही वैशाली कॉलोनी में शेल्टर होम में रह रही हैं। यहां वो अकेली नहीं, ऐसे लोग अनगिनत हैं। मणिपुर में हुई हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए ये शेल्टर होम एक प्राइवेट संस्था चला रही है। आज भी मणिपुर में हुई हिंसा की तस्वीरें इनके जहन में ताजा है, जिसे सोचकर सहम उठते हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम इसी शेल्टर होम में पहुंची। ये जो बड़ा हॉल देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कि मणिपुर में हुई हिंसा में प्रभावित हुए थे और यहाँ पर उन्हें रहने की जगह दी गई है। यहाँ पे बाकायदा उनके लिए बेड लगाए गए हैं। ऊपर की तरफ जो बेड आप देख रहे हैं वो बड़े लोगों के लिए बेड दिया गया है और जो नीचे की तरफ का बेड है वो छोटे मासूम बच्चों को दिया गया है। ये छोटे मासूम बच्चे जो आपको नजर आ रहे हैं, इनको ये तक नहीं पता कि इनके शहर में क्या हुआ है और किन परिस्थितियों में ये लोग अपनी जगह छोड़कर दिल्ली की तरफ आए और यहाँ पर रहने को मजबूर है। जब हम यहां पहुंचे तो हमारी पहली मुलाकात वहबोई से ही हुई। उनके चेहरे पर चिंता, डर और उदासी साफ दिखाई दे रही है। बच्चे साथ में हैं,
लेकिन पति मणिपुर में किस हालात में होंगे ये सोचकर ही चिंतित हो जाती हैं। आपके 2 बच्चे यहाँ पे, पति वहाँ पर है, तो टेंशन रहती है किस तरह की, और किस तरह की परिस्थितियाँ रहती हैं आपके जहन में? क्या चीज़ें रहती है दिमाग में, क्या चलता है? कुछ दिमाग में 100% मणिपुर में है दिमाग। शरीर इधर है, दिमाग मणिपुर में है। अच्छा। Whether they'll be safe or not, we are really worried. Every morning, evening, हम सोचते रहते हैं मणिपुर। यहाँ वहबोई की तरह मणिपुर से जान बचाकर आए करीब 80 लोग रह रहे हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। सभी कुकी समुदाय से हैं। वहबोई की तरह ही लंगोल की रहने वाली वहनी थेम भी हिंसा की खबरों से घबराई हुई है, क्योंकि पुलिस के सामने ही उनके घर, चर्च और स्कूल जला दिए गए। जब तक तो हम पहले तो पूरी तरह शांति थी, लेकिन रात 10 बजे से हमारे गांव में हिंसा शुरू हुई। ये कहा गया कि बाहर से आए लोगों को घर में दाखिल ना होने दे, अपने खिड़की दरवाजे बंद कर ले। माता पिता ने कहा बच्चे घर के अंदर रहे। हिंसा के डर से रात भर हमें नींद नहीं आती थी। वो किसी तरह जान बचाकर दिल्ली आ गई, लेकिन उसके मम्मी पापा अभी भी मणिपुर में ही मौजूद हैं। हमारी एक बड़ी फैमिली है। मैं और मेरा भाई दिल्ली आ गए, जबकि मेरे मम्मी पापा अभी भी मणिपुर में मौजूद हैं। उनकी चिंता हमें सताती है। सभी लोग यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि हमारे पास। क्या आप जानते हैं कि देश का इंस्पिरेशनल डेस्टिनेशन विलेज कहां पर है, या फिर ये कहां बनने जा रहा है? तो चलिए आपको बताते हैं। ये विलेज गुजरात के वडनगर में बनने वाला है। वही वडनगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मस्थली है, लेकिन इसका नाता पुरातन काल से है। वडनगर का जिक्र पुराणों, महाभारत, रामायण और जैन साहित्य में मिलता है। स्कंद पुराण में चमत्कारपुरा, अनर्थपुरा, आनंदपुर आदि नाम मिलते हैं। माना जाता है कि इतिहास के अलग अलग कालों में ये नाम वडनगर के रहे होंगे। जैन परंपरा के मुताबिक 5वीं शताब्दी में पहला संगीत कार्यक्रम कल्प सूत्र वडनगर में ही हुआ था। इसके अलावा वडनगर की खुदाई में अलग अलग 7 कालों का पता चला। इनमें क्षत्रप काल, सोलंकी काल, मुगल काल और गायकवाड़ काल शामिल। टीवी 9 से एक्सक्लूसिव बातचीत में एएसआई के अधिकारी विपुल राणा ने वडनगर का पूरा इतिहास बताने की कोशिश किया। ये देखते हैं। थे तो उन्होंने पहले ही समझो कि वाटर मैनेजमेंट की बढ़िया से सिस्टम बनाई। सर्विस टॉयल एक होगा, सबसे पहले सर्विस टॉयल एक बनाया होगा। और उसके बाद उसकी एक पूरी श्रृंखला बनाई है, वो जो आर्टिफिशियल है और वो इंटरलिंकिंग है। वो सारी पानी की जो सिस्टम बनी है, एक पूरी एक यहाँ से बाण गंगा करके प्लेस से 17 किलोमीटर दूर यहाँ से वहाँ से पानी आता है, उस सर्विस टॉयल लेक में आता है और वो भर जाने का एक लेवल रखा है। उसके बाद वो पानी पूरा बाकी के सारे जो टैंक है उसको भरते हुए अगर आगे जाके वो जो हमारी रूपेंड रिवर है उसमें मिलता है। ठीक है। गुजरात के वडनगर में खुदाई के दौरान सैकड़ों साल पुराने अवशेष मिले। ये वो सबूत हैं जो बताते हैं कि इस इलाके का इतिहास कितना पुराना है। देखिए वडनगर से टीवी 9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मस्थली वडनगर की जब खुदाई शुरू हुई तो इतिहास से जुड़ी कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। एक दो नहीं बल्कि कई काल के सबूत धरती फाड़कर बाहर निकल आए। यहाँ के बौद्ध सर्कल में जब टीवी 9 की टीम पहुंची तो वडनगर के इतिहास की झलक साफ दिखी। वडनगर में कुछ सालों पहले खुदाई की गई और ये पाया गया कि बौद्ध धर्म के बहुत सारे अवशेष, उनके घर, मकान, तमाम चीजें मिले, जिसके बाद बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और चीनियों से भी बहुत करीब ये नगर पाया गया। उसके अवशेष यहां पर मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। ये खुदाई में ये पूरे अवशेष बरामद हुए हैं और इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें निकली हैं जो ये बताता है कि वडनगर का नाता बौद्ध धर्म से कितना पुराना है। इस दौरान अलग अलग काल के सिक्के, मानव और जानवरों के स्ट्रक्चर के साथ उस जमाने के मोहर और बर्तन भी मिले। खुदाई की गई तो इस तरह का स्ट्रक्चर बरामद हुआ जिसको ड्राइंग के बाद ये पाया गया। इस तरह का स्ट्रक्चर बौद्ध काल में ही बौद्धिस्ट लोग के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, जो यहां पर दबा पड़ा था कई 100 सालों से। वडनगर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास को दिखाने के लिए दीवार पर ही सब कुछ लिख दिया गया। लेकिन इस सब के बीच में एक दुखद खबर आ रही है गुजरात से। यहां खबर एक डॉक्टर की है जो बेहद चौंकाने वाली है। लोगों के दिल का इलाज करने वाले मशहूर डॉक्टर गौरव गांधी की मौत
हार्ट अटैक से हो गई। उनकी उम्र सिर्फ 41 साल की थी और वो एक दो नहीं बल्कि 15,000 से ज्यादा मरीजों का दिल ठीक कर चुके थे। गुजरात के नामी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव गांधी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस घटना ने सबको हैरानी में डाल दिया है कि आखिर इस युवा और हार्ट स्पेशलिस्ट को दिल का दौरा कैसे पड़ गया। डॉक्टर गांधी ने 41 साल की उम्र में सबका साथ छोड़ दिया लिहाज, लेकिन महज इतनी कम उम्र में उन्हें 16,000 से ज्यादा दिल के मरीजों का इलाज किया। वो मंगलवार की सुबह बेहोश हालत में अपने बिस्तर पर मिले। घर वाले पहले उनको अस्पताल लेकर गए, बाद में उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 2 घंटे की कोशिश के बाद भी उनको नहीं बचाया जा सका। गुजरात में पिछले कई दिनों से, कई समय से ये देखने को मिल रहा है जो कम उम्र में युवाओं में हार्ट के पेशेंट की दर्दियों की संख्या भी बढ़ी है और उनके कारण मौत के कई किस्से सामने आए हैं। डॉक्टर गौरव गांधी की हार्ट अटैक से मौत पर हर कोई हैरान है। उनके जानने वाले यही कह रहे हैं कि वो पूरी तरह स्वस्थ थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक उनको दिल का दौरा पड़ गया। डॉक्टर गांधी की अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। क्या युवा, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सब उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इसी से उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। शव वाहन में उनका पार्थिव शरीर रखकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इस दौरान कई मोटरसाइकिल सवार उनके पीछे चलते रहे। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा शहर उनके पीछे चल पड़ा हो। काफ़ी आघातजनक है जामनगर के सभी मेडिकल फील्ड के लोगों के लिए और आम जनता के लिए भी। डॉक्टर गौरव गांधी एक बहुत बड़े समुदाय, यहाँ के जितने भी लोग थे, पेशेंट्स फॉलोअर थे उनके, और ये जो हुआ है वो अभी कोई सोच भी नहीं सकता। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव से भी अच्छे, फिजिकल फिट भी थे और खुद कार्डियोलॉजिस्ट थे, फिर भी उसको कार्डियक प्रॉब्लम से उसका मृत्यु हुआ है। वो बहुत दुखद घटना है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेट होना जरूरी है कि क्यों कोरोना काल के बाद युवाओं में हार्ट अटैक की जो टेंडेंसी है वो बढ़ गई है, उसके केसेस ज्यादा आ रहे हैं।